हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ द चैप्टर सेल। और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या कि सेल क्या है, सेल का डेफिनेशन पढ़ा था। और उसमें ये देखा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों इसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, क्यों इसको फंक्शनल यूनिट्स बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किया। फिर ये बात किया था कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था। तो उसमें ये बोला था कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सबसे पहले सेल का डिस्कवर किया था, और वो जो डिस्कवर किए थे डेड सेल का डिस्कवर किए थे। उसके बाद ल्यूवेन हुक ने लिविंग सेल को आइसोलेट किया, लिविंग सेल को उन्होंने आइडेंटिफाई किया। और उसके बाद हम लोगों ने देखा सेल थ्योरी क्या है। शेल्डन एंड स्वान के थ्रू दिया गया सेल थ्योरी में क्या किया है, उन्होंने ये बोला था कि ऑल ऑर्गेनिज्म दैट इज प्लांट और एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बट उस सेल थ्योरी को डिस्कार्ड करते हुए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चाउ। उन्होंने ये बात बोला कि ठीक है, हम मानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, बट दिस सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये पहले किसी सेल से आया है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो दो डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन किया था। और ये बोला था कि क्या किस तरह का प्रोकैरियोटिक सेल होगा और किस तरह का यूकैरियोटिक सेल होगा, उसके बारे में डिस्कशन किया था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल में कि इसका नंबर क्या है, नंबर किस तरीके से घटेगा बढ़ेगा, फिर शेप क्या होता है सेल का, और इसका साइजेस क्या होते हैं, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात हम लोग करते हैं नंबर के ऊपर। तो नंबर की अगर बात करें तो अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, और अगर ऑर्गेनिज्म छोटा है तो लेसर नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे। इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स that is general number of cells is generally related to the size, generally related to size of organism। मतलब क्या हम बोल दिए कि अगर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तब इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा लेसर नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे, लेसर नंबर ऑफ सेल्स रहेंगे। जैसे अगर हम लोग बात कर लें कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, लेट सपोज एक फिश है, ठीक है। तो इसमें लेट सपोज हो सकता है 25 मिलियन सेल्स प्रेजेंट रहें, ठीक है। चलिए, अब अगर हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन का साइज ज्यादा है, तो हम लोग में 3.6 इंटू 10⁻⁹ बिलियन सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि साइज बड़ा है तो ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, और साइज छोटा है तो कम नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। वहीं अगर इसमें हम लोग बात करें जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान देकर सुन लीजिएगा कि अगर हम लोग, क्योंकि आपके नाइन्थ क्लास में एक डाइवर्सिटी पढ़ना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पढ़ना है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या, एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अभी हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि उस एनिमल किंगडम में हम लोग मल्टी सेलुलर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं उसको कहाँ पर पढ़ेंगे, किस कैटेगरी में पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग प्रोटोजोन्स में पढ़ते हैं। तो दिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म रहेगा, वो प्रोटोजोन में आएगा, प्रोटोजोन। और प्रोटोजोन के अंदर में जैसे हम लोग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में जैसे अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा भी एक प्रोटोजोन है। जैसे पैरामीशियम, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोन है। और ये सब सिंगल सेल्ड एनिमल्स है, इसीलिए इसको हम लोग प्रोटोजोन में रखे हैं,
प्रोटो का मतलब होता है अर्ली, अर्ली, ठीक है, और जोन का मतलब हुआ एनिमल्स। तो जो सबसे पहला एनिमल लाइक स्ट्रक्चर बना उसको हम लोग एक कैटेगरी में, एक किंगडम में रखे, दैट इज कॉल्ड द अमीबा एंड पैरामीशियम, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोजोआन्स। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, तो इसकी संख्या नंबर कितने हैं, सिंगल, ओनली एक प्रेजेंट है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो कि फ्यू सेल्ड एनिमल्स हैं, फ्यू सेल्ड, जैसे कौन कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पर पॉरीफेरा, पॉरीफेरा जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्पंज। स्पंज तो नाम सुने होंगे आप लोग। तो स्पंज को हम लोग क्लासेस पॉरीफेरा में रखते हैं। ठीक उसी तरीके से स्पाइरोगायरा हुआ, स्पाइरोगायरा एक्सेट्रा लिख लीजिए। तो पॉरीफेरम, जैसे ये स्पंज है, अब हम क्या बोल रहे हैं, फ्यू सेल्स, तो ये स्पंज जो है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये कुछ सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मिलियंस ऑफ सेल से कौन बना है, तो हम लोग बने हुए हैं मिलियन ऑफ सेल्स, जो कि सबसे लार्जर ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया ह्यूमन या एनिमल, इसको समझ लीजिए, प्लांट्स हो गया, ठीक है, वेल हो गया, ये सब जो है सब बहुत सारा सेल से मिलकर बना हुआ है, मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, नंबर की बात कर लिए कि अगर छोटा एनिमल रहेगा या छोटा ऑर्गेनिज्म रहेगा तो कम नंबर में सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, और अगर ज्यादा बड़ा एनिमल्स है तो उसमें ज्यादा सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। चलिए, तो ये तो हम लोग बात क्लियर कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे शेप ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, सेल का शेप कैसा रहेगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हम लोग में नॉर्मली अगर देखा जाए, सेल की बात किया जाए, उसका शेप की बात किया जाए, तो कुछ सेल जो होते हैं वो इरेगुलर शेप का होते हैं, उसका कोई शेप ही नहीं होता है, इरेगुलर शेप ऑफ सेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी जस्ट हम लोग बात किए क्या चीज, अमीबा, ठीक है। अच्छा, अमीबा में क्या शेप है, कोई शेप नहीं, इरेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है, इसका शेप हमेशा लगातार चेंज होते रहता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी में बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में एक सेल है दैट इज कॉल्ड दी व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, WBC बोलते हैं। तो इसका जो शेप है दैट इज ऑल्सो इरेगुलर इन शेप, ठीक है। तो अब तो हम लोग जानते हैं ना कि अमीबा में इरेगुलर शेप होता है, तो फूड को अगर इनगल्फ करना होता है तो कैसे करता है, फैगोसाइटोसिस के थ्रू करता है, फैगोसाइटोसिस। और जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन होता है, तो स्यूडोपोडिया बनता है और वो फूड को इनगल्फ करता है। ठीक इसी तरीके से व्हाइट ब्लड सेल भी इंटेक करता है। तो इसका क्या देखे, इसका शेप कैसा है, इरेगुलर शेप का होता है। वहीं पर अगर दूसरा शेप की बात करते हैं, दूसरे टाइप का सेल्स की बात करते हैं, तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, और हम लोग स्पिंडल शेप भी बोलते, चलिए स्पिंडल शेप बाद में पढ़ेंगे, पहले सिलेंड्रिकल शेप की बात कर लेंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है हम लोग में मसल सेल्स है, मसल सेल्स, मसल सेल्स। अब ये मसल सेल्स में भी स्पेशली अगर हम लोग बात करें मसल सेल्स में भी, तो स्ट्राइटेड मसल्स, और स्ट्राइटेड मसल्स किसको बोलेंगे, अब ये बात आ जाएगा, स्ट्राइटेड मसल्स किसको बोलेंगे, ये भी बात में दिमाग में आना चाहिए। तो वैसा मसल्स जिसमें स्ट्राइएशन प्रेजेंट हो, या सिंपली तौर पर इसको हम लोग समझ सकते हैं कि दिस स्ट्राइटेड मसल्स इज आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स। अब ये समझ में बात आ गया होगा कि स्केलेटल मसल्स किसको बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स का मतलब कि आपके स्केलेटन, आपका स्केलेटन बॉडी में क्या है, बोन, तो जो मसल्स बोन से अटैच्ड है उस मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल मसल्स या स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। तो इसका शेप
सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, तो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। वहीं अब जो तीसरा टाइप की अगर हम लोग बात करते हैं वो है स्पिंडल शेप। अब देखिए ये स्पिंडल शेप कैसा होता है, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है कि इसका दोनों साइड जो एंड होता है वो पॉइंटेड शेप में होता है, जैसे ये मसल्स, ठीक है। अब ये स्पिंडल शेप का दोनों एंड क्या हो गया, पॉइंटेड एंड हो गया और बीच में बल्ज जैसा हो गया है, तो इस शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप बोलते हैं। और ये भी मसल्स में हम लोग को देखने को मिलेगा, मसल्स में। अब किस मसल्स में, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं स्मूथ मसल सेल्स, स्मूथ मसल्स में हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये स्मूथ मसल्स कहाँ पर पाया जाता है, अगर हम लोग, चलिए ये सब चैप्टर टिश्यू चैप्टर में पढ़ना है, बट यहीं पर हम थोड़ा सा बतला देते हैं कि स्मूथ सेल्स मसल सेल्स क्या। अच्छा पहले उसके पहले हम लोग ये भी बात कर ले कि स्मूथ मसल्स को और क्या बोलते हैं, तो दिस स्मूथ मसल सेल्स मसल इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्या चीज, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स इसको बोलते हैं। मतलब ये अपने आप काम करेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर हो गया जैसे स्टोमक, स्टोमक का मसल्स, जैसे एसोफेगस का मसल्स, जैसे अब हम लोग का इंटेस्टाइन का मसल्स, स्मॉल इंटेस्टाइन एटसेट्रा, ठीक है। वो अपने आप काम करता है, फूड गया मतलब उसमें चर्निंग होगी, उसमें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में उस पर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन वो अपने आप करेगा। लेकिन अगर हम वही बात बोले कि हमको हाथ मूव करवाना है, तो हम दिमाग में सोचे और अपना हाथ किसी तरफ बेंड किए, तो उसके लिए जो मसल्स स्ट्राइटेड मसल्स है वो हमारे इच्छा पर काम करता है, इसलिए उसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया स्पिंडल शेप की बात हो गया। वहीं पर कुछ सेल जो होते हैं वो स्टार शेप का होता है, स्टार शेप सेल्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैसा, नर्व सेल। नर्व सेल का देखिए स्ट्रक्चर कैसा रहता है, तो इस तरीके से स्टार शेप में बना हुआ रहता है और एक फाइबर इस तरीके से ये एक्सटेंडेड रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग न्यूरॉन सेल बोलते हैं। तो इसका शेप कैसा हो गया, स्टार शेप का हो गया, ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर लिए किसका, सेल का शेप कैसा होता है उसके बारे में डिस्कशन कर लिए। अब हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज साइज। साइज कितना बड़ा होगा किसी सेल का या कितना छोटा हो सकता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसा ऑर्गेनिज्म जो अब हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है। तो साइज उसका बहुत छोटा होगा, यानी अगर हम लोग स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट सेल तो ये है बैक्टीरिया हो गया। अच्छा अब बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा वायरस होता है, बट उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वायरस को हम लोग सेल नहीं मानते, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए, ये जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में भी एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेल है। अब इसकी साइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी साइज 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक नॉर्मली देखा गया है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग बैक्टीरिया की बात करें इन जनरल, ये तो हम लोग बात कर लिए माइकोप्लाज्मा की, अगर इन जनरल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो नॉर्मली 1 माइक्रोमीटर से लेकर
10 माइक्रोमीटर तक के साइज को देखा गया है। ठीक है, और अगर हम लोग अपनी बात करते हैं यानी सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स, तो उसकी साइज बैक्टीरिया से बड़ा रहेगा। कितना बड़ा रहेगा? तो 10 माइक्रोमीटर से लेकर नॉर्मली 100 माइक्रोमीटर तक का साइज रहता है। ठीक है, अब यही बात कर दिए कि अब इससे और बड़ा रहेगा तो जिसको लॉन्गेस्ट सेल बोला जा सके, तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाएगा? लॉन्गेस्ट सेल हम लोग का न्यूरॉन सेल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नर्व सेल को हम लोग लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं। और इसकी साइज कितनी रहती है? तो इसकी साइज रहती है नॉर्मली 0.1 मीटर टू 1 मीटर नॉर्मली रहता है। और अगर इसकी हम डायमीटर की बात करें, चलिए डायमीटर छोड़ दीजिए, इतना लंबा इसका लेंथ रहता है। अच्छा, यहीं पर अगर हम लोग लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है? तो वो है ऑस्ट्रिच एग को हम लोग लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट सेल का नॉर्मली बहुत बड़ा सेल रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या क्या देख लिए कि सेल का नंबर क्या होता है, शेप क्या है, साइजेस क्या है, उसके बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। चाहे जो भी सेल की बात कर लें, चाहे जो भी सेल की बात कर लें, चाहे छोटा सेल रहे, चाहे बड़ा सेल रहे, चाहे वो सिंगल सेल ही क्यों न रहे, तो ये तीन चीज हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी वी कैन से दैट द सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। थ्री कंपोनेंट्स कौन कौन सा? तो पहला रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा चीज क्या प्रेजेंट रहेगा? दूसरा चीज प्रेजेंट रहेगा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ऐसे अगर देखा जाए तो इसको प्रोटोप्लाज्म में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग साइटोप्लाज्म, ऐसे प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ेंगे। एंड द थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। ये तीन चीज का प्रेजेंट रहना अति आवश्यक है किसी भी सेल में। लेकिन अगर ये दोनों चीज को हम लोग एक ही कॉमनली बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक कोई सेल है, ये सेल है, तो सेल के ऊपर यानी इसका जो लेयर है दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है, जो भी इसके अंदर में प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चार अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट है, ये तो हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोटोप्लाज्म, बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटोप्लाज्म अंदर में तो क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा सेंटर में, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। मतलब प्रोटोप्लाज्म इज कंसिस्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अब ये न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट रहेगा? तो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट सेंटर, सेंटर, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। एंड साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अराउंड या सराउंड द न्यूक्लियस, या सराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो भी चीज प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देंगे। तो इसका मतलब क्या बोले कि प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो अगर आपको अगर टेक्निकली बोला जाए तो दिस साइटोप्लाज्म का मतलब क्या हुआ, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस।
यानी प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अगर हटा दिया जाए तो जो बच जाएगा उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोल देंगे। ठीक है, तो अब ठीक है, तो अगर कोई पूछ दे कि प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो इनका नाम है परकिंजे, इनका साइंटिस्ट नेम है परकिंजे साहब ने डिस्कवर किया था। इसका ईयर आई थिंक 1840 के अराउंड होगा, हाँ 1840 ईस्वी में 1840 में इन्होंने परकिंजे साहब ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये तो हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात किए, तो अब एक एक करके हम लोग सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। चलिए, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज का बना हुआ है, तो हम लोग बोलते हैं कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब देखिए यहाँ पर बहुत कुछ बातें बोल दिए, क्या क्या चीज बोल दिए, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये फॉस्फोलिपिड मतलब ये अपने आप में फॉस्फोरस एंड लिपिड्स कंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है ना, और दूसरा बात क्या बोल रहे हैं, बाई लेयर मतलब दो लेयर में प्रेजेंट है, टू लेयर्स में। कैसे, तो अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें फॉस्फोलिपिड के, तो इसका दो स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। इसको हम लोग बोलते हैं हेड बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं टेल बोलते हैं। ठीक है, ये जो हेड होता है दिस इज हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये टर्म आ गया हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, और वहीं पर फिलिक का मतलब होता है लव। तो इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, वाटर लविंग पार्ट हो गया, वाटर लविंग पार्ट। ठीक है, और जो दूसरा है दैट इज टेल, दैट इज हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो फिर से क्या हो गया, हाइड्रो मतलब तो वाटर है ही, और फोबिक मतलब होता है हेट करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस टेल इज वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग प्रॉपर्टी इसके पास है। तो अब देखिए, ये अगर ऐसे ही ये अरेंज्ड रहे आपस में, इस तरीके से अरेंज रहे, सब जुड़ जुड़ कर अरेंज रहे, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये तो क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर अगर वाटर है, तब तो आराम से यहाँ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये पोर्शन अटैच रह सकता है। बट इधर क्योंकि क्या बोल रहे हैं, सेल है, तो सेल के इधर आउटसाइड भी आपको वाटर हो सकता है, और अंदर साइटोप्लाज्म जो है उसमें भी वाटर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, वाटर अमाउंट प्रेजेंट रहेगा। तो अगर इधर वाटर मॉलिक्यूल्स आ गया, तब तो ये दूर भागेगा, ये वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट। ठीक है, ये टेल वाला पार्ट तो दूर भागेगा, इसको रिपेल करेगा। तो मतलब कि ये स्ट्रक्चर अगर सिंगल लेयर का रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अनस्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, अनस्टेबल। तो अब स्टेबल करने के लिए क्या होगा, तो ये देखिए, अगर यही स्ट्रक्चर क्या होगा, यही स्ट्रक्चर को अगर इस तरीके से घुमा दिया जाए, इस तरीके से घुमा दिया जाए, तो ये देखिए क्या हो गया, इधर भी वाटर रह सकता है आराम से, इधर भी वाटर रह सकता है आराम से, और ये वाला जो एरिया है वाटर से दूर हो गया। ठीक है, तो ये स्टेबल क्या हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाएगा स्ट्रक्चर। तो ये दो लेयर में अरेंज हो गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाई लेयर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाई लेयर।
ठीक है, ये बाई लेयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अब इस लेयर में क्या क्या चीज प्रेजेंट हो गया, लिपिड हो गया, फास्फोरस हो गया, चलिए ये सब तो प्रेजेंट है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा, तो क्या देखिए कि इसका जो लेयर है इस तरीके से लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, दो लेयर प्रेजेंट है, इस तरीके से हम बना रहे हैं। ठीक है, ये दो दो लेयर इस तरीके से प्रेजेंट है। तो इसके अलावा इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। कैसे प्रेजेंट रहेंगे, तो अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसके साथ क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। तो प्रोटीन दो तरीके का प्रेजेंट रहेगा। कैसा, एक लेयर के बाहरी तरफ में प्रेजेंट रहे इस तरीके से, ये प्रोटीन हो गया। अब प्रोटीन बाहरी लेयर पर प्रेजेंट है, तो बाहर को क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्सटर्नल बोल सकते हैं। मतलब कि ये जो प्रोटीन रहेगा इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर प्रोटीन बोलते हैं, एक्सटीरियर प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर प्रोटीन। तो ये पहला प्रोटीन क्या हो गया, एक्सटीरियर, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, या एक्सटीरियर भी बोल लीजिए समझने के लिए, एक्सटीरियर प्रोटीन। और जो दूसरा प्रोटीन होता है वो क्या होता है कि इसके बीच में वो धंस जाता है, इसके बीच में मेम्ब्रेन के बीच में घुस जाता है, ये भी प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन कौन सा हो गया, बीच में घुस गया, मतलब ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया, मतलब अंदर घुस गया वो। तो दूसरा प्रोटीन क्या हो गया, इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रोटीन दो टाइप का, या इसको इंटरनल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, या इसको इंटीग्रल, और इसको बोल लीजिए, और इंटीग्रल प्रोटीन्स बोल लीजिए। इंटीग्रल मतलब जुड़ जाना किसी के साथ, तो ये तो जुड़ा हुआ ही है, मेम्ब्रेन के साथ धंस गया है, तो इसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा, तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहेगा। कार्बोहाइड्रेट क्यों, तो ये देखिए इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट कहीं कहीं बीच बीच में जुड़े हुए रहेंगे, ये सब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट का काम क्या करेगा, तो ये सेल सिग्नलिंग में काम करेगा। ये आप लोग को पढ़ना नहीं, ये एमएससी में पढ़ना रहता है, तो यहाँ पर आप लोग को डिस्कशन नहीं करना है। इवन 12th में भी जाइएगा तो भी आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, सेल मेम्ब्रेन की बात कर लिए। अच्छा, यहीं पर ये तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात की, लेकिन इसके अलावा हम लोग को प्लांट में सेल वॉल देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में सेल वॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किए। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो इसका स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात कर लीजिए। तो इसका अगर इसका प्रॉपर्टी कैसा रहेगा, प्रॉपर्टी की बात करें तो ये सेलेक्टिव परमिएबल रहेगा। क्या रहेगा, सेलेक्टिव परमिएबल। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे आप मॉल में जाते हैं पापा मम्मी के साथ और ड्रेस खरीदने जाते हैं, तो आप सेलेक्ट करते हैं, मॉल में जाने के बाद क्या करते हैं, हमको ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, फिर 5 में से और भी सेलेक्ट करते हैं कि हमको यही लेना है। यानी ठीक इसी तरीके से ये मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन मतलब क्या हुआ कि दिस अलाउ, ये मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस को या मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगा अपने आप से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस अलाउ सम आयन, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं वर्ड, सम आयन और सब्सटेंसेस थ्रू इट बट नॉट अदर्स, और सभी दूसरे को पास नहीं होने देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है सेलेक्टिव परमिएबल। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी को जाने नहीं दे रहा, मतलब ये प्रोटेक्टिव नेचर का हो गया। ठीक है, तो अगर हम लोग फंक्शन की बात कर लें, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें, सेल मेम्ब्रेन, तो दो फंक्शन हम लोग को देखने को मिला। पहला क्या हुआ कि अगर ये देखिए सेल है, ये सेल है, ये सेल है और सेल है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो अंदर के कंपोनेंट्स को बचा रहा है। मतलब पहला काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब प्रोटेक्शन किसको, इनर सेल कंटेंट को, इनर सेल कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। कंटेंट, inner cell content is protected by plasma membrane या सेल मेम्ब्रेन, यही बोल रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए किससे, ये किससे बचा रहा है, तो फ्रॉम द मैकेनिकल बैरियर, फ्रॉम मैकेनिकल, ये छोड़ दीजिए, इसको मैकेनिकल छोड़ दीजिए, फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरा टर्म क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि क्या देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ जो सिलेक्टिव परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कुछ पार्टिकल को अंदर जाने दे रहा है या कुछ पार्टिकल को बाहर जाने दे रहा है, मतलब ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स और आयंस, ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स और आयंस। और अगर हम लोग यही बात कर लें, देखिए ट्रांसपोर्ट को और अच्छे से समझना है, तो एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझ लीजिए अमीबा, और अमीबा में क्या होता है, अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड है, ये एक सेल का है, तो फूड का इनगल्फ किस, ये इनगल्फ करेगा, इनटेक करेगा, और फूड इनटेक करता है तो इसके लिए स्यूडोपोडिया बनता है, और स्यूडोपोडिया बनता है तो वो एक मेम्ब्रेन के साथ बनता है, तो मेम्ब्रेन ही उसको क्या कर रहा है, इनटेक करवा रहा है फूड पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेम्ब्रेन जो है क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का भी काम कर रहा है। वहीं पर जो हम लोग बात किए अभी प्रोटीन का, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन का, तो इंट्रिंसिक यानी जो अंदर में धंसा हुआ प्रोटीन है, वो एक चैनल का काम करता है। क्या बोले कि यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोटीन एक्ट एज, कौन सा, इंटीग्रल प्रोटीन्स, इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्ट एज ए चैनल, चैनल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम बात कर लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लिए। अब साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, तो साइटोप्लाज्म में तो तमाम हम लोग को जितना भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म को डिस्कस ना करें करके, या अगर हम लोग चलिए साइटोप्लाज्म का ही डिस्कशन थोड़ा कर देते हैं। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म क्या है कि इट इज ए जेली लाइक सब्सटेंसेस, jelly like substances present inside the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में जेली लाइक सब्सटेंसेस रहता है, वो उसी को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये ढेर सारा इसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहेंगे, और साथ साथ कुछ स्मॉलर पार्टिकल से भी रहेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल इंक्लूजन्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो इट हैज 90% वाटर। ये देखिए सेल में भी 90% वाटर रहता है प्रेजेंट। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा, सॉल्ट प्रेजेंट रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगा, अमीनो एसिड प्रेजेंट रहेगा, अमीनो एसिड, फिर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे, या फिर कुछ कंपाउंड्स और भी प्रेजेंट रहेगा, एंड अदर केमिकल्स। ठीक है, तो अब अगर इसकी फंक्शन की बात कर लिया जाए, इसकी फंक्शन,
तो फंक्शन क्या क्या रहेगा? इसका फंक्शन हो सकता है participate in distribution of nutrients, participates in distribution of nutrition, nutrients, ठीक है। enzyme, enzyme and various chemical, various chemical। तो इसका मतलब दूसरा बात हम लोग बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन exchange of material, exchange of material between cells या सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग तमाम चीजें देखे आज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी सेल कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है?